अस्सलाम वालेकुम। बाज़ मामलात ऐसे हैं कि जो प्योरली एग्जेक्टिव डोमेन के अंदर आते हैं, एग्जेक्टिव को ज़्यादा खबर होती है, उनको ब्रीफिंग मिलती हैं, इतलात मिलती हैं और अल्टीमेटली डिसीजन मेकर्स वो होने चाहिए। वो अगर वक्त पे फैसले ना ले सकें तो अपनी नाहली की वजह से नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमत बनाई इसलिए जाती है, लोग मुंतखब करके ईवानों में भेजते इसीलिए हैं कि ये लोगों को बाखबर होंगे और वो फैसला लेंगे जिससे मुल्क का मफाद अजीज़ होगा और पाकिस्तान के अवाम को ज़्यादा महफूज बनाया जा सकेगा। एक फ़ैसला हुआ था पाकिस्तान में, स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अनडू कर दी। उसके बाद हमने 350 अरब रुपये भर दिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं कर सका। कारके का फ़ैसला है, रेकोडिक माइंस का फ़ैसला है, अरबों डॉलर की पेनल्टी पड़ी हुई है। ये एग्जेक्टिव के फ़ैसले थे, सुप्रीम कोर्ट अंदर में कूद पड़ी, कोई रोक नहीं सका उसको। कोरोना का मामला भी उसी किस्म के एक फ़ैसलों में से एक है, जहाँ बहुत करप्शन हो रही हो ना, कोई लुट खोल के खा गया हो इस मुल्क को, तो वहाँ पकड़ें, हुकूमत एक्ट नहीं कर रही, उसको सज़ा दे दें, जेल में डाल दें उसको, वो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया और वहाँ फ़ैसला ले लिया। लेकिन एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ कोरोना फैल रहा है तेज़ी से, पाकिस्तान में अभी जितने माहिर डॉक्टर हैं, और मैं पूरे 2 महीनों से सैकड़ों डॉक्टर से ओपिनियन ले चुका हूँ, उन सब का ख्याल ये है कि ये पीक टच करेगा जाके जून के फर्स्ट वीक में। फिर ये अगर पीक टच कर जाता है फर्स्ट वीक में तो 2 से 3 हफ्ते उस जगह पे प्लेट्यू उसे बोलते हैं कि एक जगह पे उसे रहना चाहिए 2 से 3 हफ्ते, और अगर उसमें मज़ीद ख़राबी नहीं आती तो फिर बाय एंड ऑफ जून एट बेस्ट ये फॉल करेगा। और जब ये राइज़ कर रहा हो उस वक्त आपको एहतियात करनी होती है कि आप जफियाँ ना डालें, बाज़ारों में इकट्ठे मत घूमें, मॉल्स बड़े बड़े जो हैं उनमें ना जाएं, इकट्ठे तंग सवारियाँ होकर ना बैठें, फासला मेंटेन करें, ताकि ये वायरस ये अछूती किस्म का है, एक से दूसरे को फैल जाता है। एक खांसता है, उसके मुंह से अगर छींटे दूसरे तक पहुंचते हैं तो लग जाता है। किसी सरफेस पे गिरा हुआ है, उसको आपने हाथ लगा के अपने ज़ुबान पे लगा लिया, लब पे लगा लिया, आंखों पे लगा लिया, तो उस पर चला गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका रिसीवर है, वहाँ से अंदर जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला लिया, मुझे इस पर बहुत दुख हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफिंग लेनी चाहिए थी कि अगर 1 अरब रुपया लगा के, ये एक इतराज़ है कि 1 अरब रुपया लगाया गया है वो एक्सपो सेंटर लाहौर में और पता नहीं कितने लाख की एक चारपाई पड़ती है, तो यू हैव वेस्टेड दैट फंड। तो क्यों आपने ऐसा काम नहीं किया? अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, या तफ्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इतराज़ है कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने मैसअप किया, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने किया या किसी और ने किया, उसको पूछते। शाहिद खाकान अब्बासी इसी प्रोग्राम में इल्ज़ाम लगा के गए कि 272 लोग बगैर टेस्ट किए तफ्तान फैसिलिटी से निकाले गए, वो पूछते। लेकिन बाज़ार खोलना कौन सा है, बंद कौन सा करना है, ये इंतज़ामी अमूर हैं। सुप्रीम कोर्ट के 17 जज फैसला इस पर नहीं कर सकते, तो मेरे इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लोगों की जानें बचाना हुकूमत का फ़र्ज़ है। कल को अगर बंदा मरता है कोई, तो हम जाके इमरान खान वज़ीर आज़म से ये पूछेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल नहीं पूछ सकते। पिछले 3 रोज़ या 4 रोज़ के मैं आपको दादोशुमार बताऊँ, 12, 13 और 14 मई के जो नंबर थे, एक दिन के अंदर 39 डेड, 31 डेड, 33 डेड, और जो पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे थे 706, 737, 770। और उसके बाद जो पिछले 4 दिनों के दादोशुमार हैं, सिर्फ 24 घंटे के अगर मैं आपको बताऊं तो 24 घंटे के अंदर टेस्ट हुए हैं 13,925 और 1974 लोग इसमें से पॉजिटिव आए। लाइक 15-16% जो टेस्ट की आउटकम है वो पॉजिटिव निकल रही, हाईएस्ट। ऑन एवरेज 9-10% आती थी, अब 16% पे चली गई है। इसका मतलब यह है कि हम जब ये जफियाँ डाल रहे हैं तो उसके नतीजे में वायरस तेज़ी से स्प्रेड हो रही है। और डेथ जो है वो पिछले 24 घंटे के अंदर उसका भी नंबर अगर मिला लें, 4 रोज़ के दादोशुमार है 133, लाइक कितना हो गया जी, ये 35 पर डे के करीब चली जाती है एवरेज, और लास्ट 24 आवर्स का 30 नंबर है। और बहुत से पेशेंट्स अभी वो हैं, बहुत से डेड वो विक्टिम्स हैं जो हॉस्पिटल ने अभी कंफर्म करने हैं, जो डेड ऑन अराइवल या इमरजेंसी में आने के बाद जिनकी डेथ हो जाती है, उनके कोरोना टेस्ट कंडक्ट करके उसके बाद नंबर रिपोर्ट किया जाता है, वो भी नंबर ज़्यादा होगा। तो कुछ बहसीते कौम हमें सोचने की ज़रूरत है। ये जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं है कि ताकतवर इमरान खान है इस वक्त, या ताकतवर आर्मी चीफ है, या ताकतवर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और पाकिस्तानी कौम का मुस्तकबिल है। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करें जहाँ मफाद आमा है, जहाँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बस इससे ज़्यादा अगर कुछ बोला तो मेरे ख्याल में मैं भी हदूद तजावज़ कर दूँगा। तो अपने मेहमानों की तरफ आता हूँ। ज़रताज गुल साहिबा हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं PMLN से, इसके अलावा जमील प्राचा साहब हमारे साथ होंगे। कोशिश करेंगे, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि उनकी मिनिस्ट्री ने कुछ एनालिसिस की है, उनसे इनपुट लें टेलीफोन के ऊपर। और इसके बाद हमने एक नात सुननी है मुज़फ़्फ़र वारसी साहब की, और कारी शाह साहब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। ये हमारा आज के प्रोग्राम का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है। ज़रताज गुल, लीड रोल आपका रहना चाहिए था, लीड रोल आपका डे 1 से था नहीं। आप कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर की कुछ बातें दुरुस्त थी,
कि या मैं भूखे हाथों मार लूँ तो या इनको कोरोना के हाथों मर जाऊँ, मर जाने दूँ, तो लेकिन इतनी गुर्बत है कि ज़्यादा देर इनको बंद नहीं रख सकता। लेकिन सोल्यूशन में एक डिवीजन नजर आती। सिंध कुछ बोलता था, आप इधर तकरीर करके गए लॉकडाउन नहीं करना, पंजाब ने लॉकडाउन कर दिया, पिंडी से अनाउंसमेंट हुई, पूरा मुल्क बंद हो गया। तो एक नेशनल स्ट्रेटजी लैक करती रही थ्रू आउट। वाई? थैंक यू मलिक साहब। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि नेशनल स्ट्रेटजी बिल्कुल थी, और वो ये कि NCOC में सारे फैसले होते हैं जिसमें तमाम आर्म्ड फोर्सेस, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तमाम प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर और तमाम हेल्थ मिनिस्टर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, और वफाक से भी प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं, और असद उमर साहब भी होते हैं प्लानिंग के। मैं समझती हूँ कि ये नेशनल कमांड एंड कंट्रोल और ऑपरेशन जो एक सेंटर है, ये इतना इस्टेब्लिश अच्छा हो गया है, इसकी कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी है कि अगर किसी भी सूबे को, फॉर एग्जांपल सूबे कहते हैं कि हम लोगों ने नहीं, अगर ये नेशनल कमांड अथॉरिटी इतनी कॉम्पिटेंट है, बाख्तियार है और अच्छे फैसले लेने की सलाहियत रखती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों लिया? अच्छा, मैं अभी इसके ऊपर भी आती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि हर रोज़ हेल्थ की तरफ से और NCOC की तरफ से और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, इंफॉर्मेशन के ज़रिए भी तमाम जो SOPs थे या जो फैसले हुए, और वो उसके अंदर तमाम प्रोविंसेस जिस पे एग्री करते थे, वो हर रोज़ या जब जिस हफ्ते भी ये, और हर हफ्ते हुई है उनकी मीटिंग, और उसका में कंसेंसस डेवलप होता था तमाम इदारों का और तमाम सूबों का, और तमाम हेल्थ एडवाइजरी होती थी उसके अंदर, और वही फैसले पूरे मुल्क में किए जाते थे। और उसके अंदर अगर कोई सूबा ये कहता था कि हम लोगों ने अपनी जो अंदरूनी ट्रैफिक है वो नहीं खोलनी है या ट्रांसपोर्ट, तो उसको फिर हमने इम्पोज नहीं किया, इख्तियार हमने हो गया। लेकिन NCOC के होते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। मैं अभी इसके ऊपर भी आ रही हूँ। तो उसमें मैं समझती हूँ कि नेशनल स्ट्रैटेजी बहुत कमाल गई है, और मैं बार बार लोगों को कहती हूँ, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है क्योंकि मैं अपने हल्के में बहुत ज़्यादा जाती हूँ, अगर लोगों में कंटेनमेंट ना हो, अगर लोगों में अवेयरनेस ना हो, और अगर लोग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और NCOC की बातों के ऊपर अमल ना कर रहे हो, तो मैं समझती हूँ कि हमारा भी उन लोगों के मुल्कों वाला हाल होता है जिसको हम बहुत एजुकेटेड और सिविलाइज समझते हैं। उन्होंने टॉयलेट पेपर के ऊपर, टिश्यू रोल के ऊपर लड़ाइयाँ की हैं, और वहाँ पे ऐसे भी फुटेज आपने देखी है कि वहाँ पे उन्होंने बाकायदा अच्छे भले ठीक ठाक लोग थे, लेकिन उन्होंने स्टोर्स को लुटा के उनको पैनिक क्रिएट हो गया। हमारे मुल्क के लोगों ने ऐसा नहीं किया। NCOC ने क्यों किया? अच्छा, मैं अपनी पार्टी का आपको स्टेटमेंट दे सकती हूँ कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो वैसे भी चाहते थे कि आफ्टर 70-75 डेज स्मार्ट लॉकडाउन, या सिंध अगर कह रहा था कि हमने सख्त लॉकडाउन करना है, जहां पे आपको SDPI कह रहा है कि हमारी जो लोकल रिसर्च है उसके, और वो SDGs के ऊपर काम करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हमने 1 महीना मजीद लॉकडाउन रखा तो 9 लाख के करीब छोटे कारोबार बिल्कुल पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको जो है वो दुनिया कह रही है कि 25 करोड़ जो है लोग बिल्कुल गुर्बत में चले जाएंगे और कहत आ जाएगा और लोग उसमें मर जाएंगे, बदतरीन कहत आने वाला है। वहां पे मैं समझती हूँ कि हम तो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान SOPs के साथ कह रहे हैं कि हमने लॉकडाउन को खोलना है, और हमने खोला है। तो हमारी पार्टी ने और हमारी गवर्नमेंट ने तो सुप्रीम कोर्ट को उनके फैसले को खुशाइंद कहा है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अब हमारा ये ख्याल है कि वही हम जो एक बार बार बात करें कि पाकिस्तान उन ममालिक में से नहीं है कि जो मजीद मुतहम्मल हो जाए लॉकडाउन का। हमने SOPs के साथ अमल करवाना है, कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि 100% परफेक्ट होगा, क्योंकि जारी बात है जहाँ पे जी एक सेकंड, जहाँ पे आपने 22 करोड़ आवाम के साथ जाना है, वहां पे सुबह में जरूर ऊंच नीच होगी, वहां पे वफाक और सुबह में जरूर किसी चीज पे फैसला इकट्ठा होगा, कुछ पे नहीं होगा, क्योंकि जोग्राफी, डेमोग्राफी, हालात और उसके लिहाज से मैं समझती हूँ अच्छी स्ट्रैटेजी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो मैं समझती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट, NCOC, प्राइम मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, मैं समझती हूँ एक पेज पे अब अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत है कि हम बार बार लोगों से कहें कि प्लीज ये आपकी आसानी के लिए खोला है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना वायरस खत्म हो गया। अभी आपने फिगर्स बताए हैं, आपकी जो महदूद है वही महफूज है। NCOC आपकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट एक पेज पे है, ये कोई मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी है। सुप्रीम कोर्ट की डोमेन ही डिफरेंट है। जुबैर साहब, ये फैसले हुकूमत से आने चाहिए, हुकूमत को लीड रोल में रहना चाहिए, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आपका रद्द-ए-अमल। फोन डिसकंटिन्यू हो गया भाई, मेरा फोन कट गया। जुबैर साहब, आपको आवाज आ रही है? प्राचा साहब, आप फरमाइए, आप आज खुश हैं? सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिल गई कारोबार खोलने की? जी जाहिर है, हमारा तो मुतालबा यही था कि कारोबार हमारे खोले जाएं,
तो ये एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। लेकिन हमने कल जो है वो सूबाई हुकूमत से भी ये मुतालबा किया था कि हमारे कारोबार खोले जाएं और जो मॉल्स हैं मॉल्स खोले जाएं। आपको पता है मॉल्स ज्यादा सेफ होते हैं, आम मार्केटों से ज्यादा मॉल सेफ होते हैं। उधर हर चीज मॉल्स के अंदर वॉक थ्रू गेट्स भी होते हैं, वहां पर गार्ड्स भी मौजूद होते हैं कि जो अगर मास्क पहने बगैर ग्राहक आएगा उसे अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। तो हमने ये सारी अपील्स की थी। हमने टाइमिंग के मसले पे भी कहा था कि हमें सुबह 10 बजे से जो 6 बजे का टाइम है उस ऊपर से 4 घंटे आप कम करके सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक का टाइम कर दें ताकि लोग आसानी के साथ अपना कारोबार कर सकें। तो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो जाहिर है ताजिरों के हक में फैसला है कि मॉल्स भी खोल दिए जाएं और जो है कारोबार भी जुम्मा हफ्ता इतवार भी जारी रहेगा। तो 3 दिन और कारोबार की छूट मिली है जिसपे ताजिरों ने सुख का सांस लिया। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। जुबैर साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आपका क्या आपको हुकूमत लीड रोल में नजर आई या आपको लगा ये कि मुनासिब था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया? मेरा ख्याल है एक तो आपने जो समराइज किया था, पाकिस्तान का एक आइन है और उसमें एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात हैं। हमारी पूरी हिस्ट्री जो है 70 साल की वो भरी पड़ी है। कभी जब फौज ने टेक ओवर किया तो लोगों ने जस्टिफाई कर दिया कि जी ये इसलिए टेक ओवर किया क्योंकि एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं कर रही थी। अब वो फैसला जो है कानून के हिसाब से, आइन के हिसाब से वो अवाम ने करना था कि कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। लेकिन आपको पता है मिठाइयाँ भी बांटते रहे हैं और हम हर तरह से, अभी रिसेंट हिस्ट्री भी देखें, साकिब निसार साहब चाहे वो हॉस्पिटल होता था या कोई और चीज़ होती थी तो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस करते थे और एग्जीक्यूटिव मामलात में वो फैसले करते थे जिसकी बुनियाद जो आपने कहा कि तहकीक और इनपुट के बेसिस पर होती है और हर इदारे का अपना अपना काम होता है। और सुप्रीम कोर्ट जाहिर है लॉ को इंटरप्रेट करने के हवाले से सबसे सुप्रीम बॉडी है। आपने तो जाहिर सी बात है रिस्ट्रिक्ट कर दिया अपने आप को कि जी अगर वो करप्शन में करें तो वो भी, उसमें भी बहुत से सवालात हैं। आर्टिकल 184(3) को इन्वोक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनफैक्ट जस्टिस खोसा ने उसका इंडिया भी दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट इस पर बात करेगी, लेकिन उनकी टर्म खत्म हो गई और उन्होंने नहीं बात की। सर 184(3) के अंदर करप्शन केसेस को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूं कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है उसके अपने हुकूमत के होते हुए जो मर्जी लूट खसूट हो ना उसको पूछता कोई नहीं है। इसलिए मुझे लगता है हमारे जैसे मुल्कों में 184(3) हाई प्रोफाइल करप्शन में सुप्रीम कोर्ट ले ले तो बुरी बात नहीं है। लेकिन ये तो एग्जीक्यूटिव डोमेन है, गाड़ी चलानी है कि बंद करनी है, बस रोकनी है कि चलानी है, ये तो सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। नहीं, वो चूंकि आपने कहा मैं इस पर आता ना, लेकिन आई डिसएग्री विद दैट कि जी वो उसका तरीक़ेकार डिफाइंड है ना लॉ में। रूल ऑफ लॉ जब आपने कहा कि या तो आपकी कमी पेशी हो और उसको तरीक़ेकार के देखें ना, 3 टियर सिस्टम होता है पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी ऐसी होता है कि एक जगह राइट ऑफ अपील इज एन इंटरनेशनल लॉ कन्वेंशन के तहत राइट ऑफ अपील होती है। जब 184(3) के तहत होता है तो राइट ऑफ अपील खत्म हो जाती है। सो ये दुनिया में यूनिक चीज़ है। आपके नाजरीन के लिए मैं बता दूं कि जब आप 184(3) से जब आपको सजा होती है तो आपकी राइट ऑफ अपील ही नहीं होती है और उस तरह से एविडेंस और विटनेसेस वगैरह पेश ही नहीं होते हैं। सो वो एक अलग बहस है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, बिल्कुल एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी थी। हमें शदीद इख्तलाफ है स्ट्रेटजी के हवाले से, इस हुकूमत की कोरोना के हवाले से, ख़ासतौर पर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कि वो कंसिस्टेंसी नहीं थी। जो 4 ज़बरदस्त कंट्रीज़ हैं जिनको पूरी दुनिया एडमायर करती है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, साउथ कोरिया है, चाइना है, उसमें जो उन्होंने एक वबा को रिकग्नाइज किया, उसकी शिद्दत को रिकग्नाइज किया, इमीडिएट लॉकडाउन किया। और उनको भी यही पता था, जो पाकिस्तान को पता था, कि लॉकडाउन का पीरियड बहुत लिमिटेड चॉइस होती है एग्जीक्यूटिव के पास, कोई अनलिमिटेड नहीं होती कि किए चले जाएं। सो वो उस लॉकडाउन को जब आप लिमिटेड पीरियड होता है तो उसमें आप सख्त तरीन करते हैं ताकि उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें और उस दौरान अपने आप हेल्थ केयर सिस्टम को भी फिक्स कर लेते हैं और तैयार हो जाते हैं और आप रिलैक्सेशन को भी सेक्टर बाय सेक्टर स्टडी करने के लिए आपके पास वो सब कुछ होता है।
तो मेरा अपना ख्याल वो एग्जेक्टिव की स्ट्रेटजी से तो मुझे शदीद इख्तलाफ है, लेकिन जहाँ तक फैसला साजी है अच्छा या बुरा वो एग्जेक्टिव ही की अथॉरिटी है। उसके लिए इमरान खान को या इलेक्ट किया या सिलेक्ट किया, फ़िलहाल तो उन्हीं के पास वो इख्तियार है कि वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और हम तनकीद करेंगे अगर हम समझते हैं कि वो सही नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है सारा इख्तियार उन्हीं के पास होना चाहिए। जुबैर साहब, एक और यहाँ सवाल पूछूं, सुप्रीम कोर्ट के बाद मामलात के अंदर मुझे लगता है कि हमारे मुल्कों में अगर वो ना सवाल उठाए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, डूज एंड डोंट्स तय करने पड़ेंगे। 19 हैं शायद जो गैर मुंतखब इस वक्त स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर्स या एडवाइज़र्स टाइप उन्होंने रखे हुए हैं। मैं FBR की वेबसाइट पे जाके उनकी टैक्स रिटर्न तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2017 के बाद से टैक्स रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स पार्लियामेंटेरियंस की डाली जाती हैं, वो नहीं है। उनके वज़रा आपके भाई समेत कितना टैक्स देते हैं 2 साल से, और उनके वज़ीर और मशीर वो कितना टैक्स देते हैं? क्या ये जानने का पाकिस्तानियों को हक हासिल है कि नहीं है? ये कौन बताएगा? मैं किससे इंसाफ मांगूं? देयर शुड बी सम इंस्टीट्यूशन। दो एस्पेक्ट है नदीम। एक तो ये है कि बिल्कुल ये हक बनता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी इस वजह से होती है कि इमरान खान एक मैंडेट के साथ आए थे, एक PTI फिलॉसफी के साथ लेके आए थे। उसमें ट्रांसपेरेंसी भी थी, अकाउंटेबिलिटी भी थी, एंटी करप्शन मैंडेट भी था, और एक नई किस्म की गवर्नेंस की कमिटमेंट की गई थी। और मेरा ख्याल है 99% जो उनके पढ़े लिखे फॉलोअर्स थे वो ऐसा ही समझते थे। जब अगर उनको पता चले कि हमारे पास जो फाइनेंस के एडवाइज़र हैं जो करता धरता हैं इस मुल्क के, स्टेट बैंक के गवर्नर हैं जो करता धरते हैं इस मुल्क के, उनके टैक्स रिटर्न का ही नहीं हमें पता चल सकता, तो ये कितनी अजीब बात है। ये वो इमरान खान, उनकी वो स्टेटमेंट्स जो इलेक्शन से पहले, और पूरे PTI की लीडरशिप की स्टेटमेंट्स, और अब अगर आप ये कहते हैं कि जी जुल्फ़िकार बुखारी के बारे में आप पता नहीं कर सकते और फलाने के बारे में पता नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात ये, आपको याद होगा रिपीटेडली कि आप अपने एसेट्स यहाँ होने चाहिए आपके। अभी कोई पूछे कि ये कौन है आपके फाइनेंस एडवाइजर जो हैं, उनके एसेट्स कहाँ हैं और क्यों वो यहाँ पाकिस्तान नहीं लेके आते? दूसरी चीज मैं ये मौके से फायदा उठाते ज्यादा झटका लगेगा जब पता चलेगा कि इनमें से आधे वजीर और मशीर जो हैं वो टैक्स फाइलर ही नहीं थे पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान में। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन डाली गई है कि 10% अगर किसी कंपनी में बाहर आपके असासे हों तो आपको जाहिर करना वो, या क्या ऐसी तब्दीली की गई या नहीं की गई? 10% नदीम, अभी आप देखें कि 10% से कम का मतलब ये हो सकता है 1 बिलियन भी हो सकता है, 10 बिलियन भी हो सकता है, 50 करोड़ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द शेयर होल्डिंग, उसकी कितनी बड़ी साइज है ऑफशोर कंपनी का। सो अब हम ये कह रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि आप पहले पैसे यहाँ रिश्वत के तौर पर, करप्शन के तौर पर आप 50 करोड़ बना लें, उसके बाद आप इन्वेस्ट करते हैं 9% शेयर अपने रखें एक ऑफशोर कंपनी में, और आपसे पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का कोई इदारा आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, और आप पवित्र हैं और आपको एक बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। वो कौन देखेगा? इमरान खान साहब। ये PTI की जो लीडरशिप है, आप सोचें कि ये, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में इतनी एग्जेम्पशंस और इतने काले धन को सफेद करने के मौके जितने इस हुकूमत ने पिछले 1.5-2 साल में दे दिए, कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पूरे पाकिस्तान को इजाजत है, चाहे वो XYZ है, ABC है, बड़ा बिल्डर है, कि जी वो जितने चाहे घर ले, जमीन ले, बड़ी बिल्डिंग बनाए, हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए, उसको नहीं बताना कि उसने कहां से कमाए थे। बनता है सर, यहाँ फिर 184(3) बनता है। अगर और कोई नहीं करेगा तो किसी तो वो 184(3) इमरान खान के ऊपर बनता है ना, उसको बुला के पूछें, इमरान खान को बुला के पूछें, वो कोर्ट जब मांगेगी तो ये सवाल जवाब फैसला साज़ कर रहे हैं उनसे पूछेंगे ना। जमील प्राचा साहब, कितने SOPs का आप ख्याल रखेंगे? आप शॉपिंग मॉल को सपोर्ट करते हैं। मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा खौफ मुझे उस शॉपिंग मॉल के अंदर आता है जहाँ पर लोग, हमारे यहाँ इस्लामाबाद में 2-3 जो बड़े मॉल हैं, एक पिकनिक पॉइंट की तरह लोग अंदर जाते हैं। वहाँ फूड कोर्ट्स में बैठ के जब गट्ठा होता है, बैठने के लिए आपको खड़ा होना पड़ता है, इतनी तादाद होती है लोगों की। अंदर सिनेमाज बने हुए हैं, वहाँ बच्चे जाएंगे। आप क्या करना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा परेशान हूँ आज के इन फैसलों के ऊपर। आप बताएंगे कि कैसे तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे? नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो यहाँ शॉपिंग मॉल्स हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हैं। वहाँ इस्लामाबाद जैसे शॉपिंग मॉल्स नहीं है, यहाँ छोटे शॉपिंग मॉल्स हैं जिसमें वॉक थ्रू गेट हैं।
ये तो सर वॉक थ्रू गेट्स यहाँ पे भी है, तो क्या ये ऐसे होगा कि एक शॉपिंग मॉल के ऊपर एक रूल लगेगा और दूसरे शॉपिंग मॉल के ऊपर दूसरा रूल लगेगा? वो तो नहीं, तो मैं आपको बताऊं, नहीं मैं बता रहा हूँ यहाँ पर भी है। नहीं रूल की तो सुनते रहे मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि अब उसके देखें जो असल है पब्लिक, आने वाली पब्लिक के ऊपर एसओपीज का लागू होना, जो कंट्रोल से बाहर हो रहा था, जहां जैसे मार्केटें आपने देखा सील हुई हैं, तो वो मार्केटें सील होने की वजह भी ये थी कि जो आने वाला रश था वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। अब जो यहाँ शॉपिंग मॉल्स हैं उनका रश भी इधर आ गया था। तो मैं समझता हूं कि जैसे मास्क पहने बगैर कोई भी जेंट्स लेडीज वो मॉल में दाखिल नहीं हो सकते। गार्ड्स को कह दिया जाए तो वो अंदर नहीं आने देंगे, दरवाजे होते हैं इसके, आपको पता ही है। इसके अलावा कि बच्चे इसमें दाखिल ना हो, वो हमने शर्तें आयद करेंगे इंशाल्लाह। अगर मॉल्स हमारे कल से खुल जाते हैं तो इसमें बच्चे दाखिल ना हो, इसमें खवातीन आए या जेंट्स आए, जो भी आए अपने मास्क लगा के आए और उनको सैनिटाइजर का इस्तेमाल गेट पर ही कराया जाएगा और ग्लव्स का भी इस्तेमाल इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि वो ग्लव्स भी उनको फराम किए जाएं। ज़रताज, कुछ आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आर यू कंफर्टेबल? जी, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं खुश नहीं हूँ आपके फैसलों से। मैं देखिए लिमिटेडली आपको एक्सेस देनी पड़नी थी। ये मुझे पता है कि ज़्यादा देर लोगों को बंद करते हैं तो गरीब आदमी मर जाता है, रेडी वाला, छाबड़ी वाला, लेकिन सब कुछ खोल दो, गाड़ियाँ चलाओ, बसें चलाओ और रेगुलर लाइफ पे आ जाओ। उस वक्त जब राइजिंग ट्रेंड है, बहुत हाई रिस्क के आपने एक डिसीजन लिया है। नदीम साहब, चूंकि बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो मुझे वन बाय वन सबका जवाब देना है। चूंकि ज़ुबैर साहब ने कोरोना वायरस के बजाय एक और वायरस के ऊपर बात की जिसको करप्शन का वायरस कहते हैं, और वो बड़ी बुरी तरीके से PMLN को बेसिकली लाहक है। इन्होंने बात की कि प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइज़र और वो बनाए हैं। मैं कानूनदान तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई बात नहीं की है। जितने भी एडवाइज़र लगाए हैं या जो उनके एसेट्स हैं वो सब के सब पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन नॉट क्वेश्चन दें, आप सब उससे सवाल कर सकते हैं। एक सेकंड ज़ुबैर साहब, लेकिन एटलीस्ट हमें इतना तो फ़ख्र होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो मिनिस्टर्स हैं या जो एडवाइज़र्स हैं या जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं वो एटलीस्ट किसी मुल्क में PMLN के प्रीवियस मिनिस्टर्स की तरह चौकीदार तो नहीं होंगे ना, इकामा होल्डर्स तो नहीं होंगे, चपरासी तो नहीं होंगे ना। Probably they are dual nationals as well. वो फिर उसके ऊपर वही रूल्स ऑफ बिजनेस देखने पड़ेंगे। लेकिन एटलीस्ट PTI के जो मिनिस्टर्स होंगे वो PMLN के मिनिस्टर की तरह चपरासी, चौकीदार और किसी और अकामा होल्डर्स तो एटलीस्ट, इवन नवाज शरीफ भी अकामा होल्डर थे, तो लिहाजा एटलीस्ट ये हम लोग बहुत बेहतर है इनसे। दूसरा, इन्होंने कहा कि जी नेशनल स्ट्रैटेजी नहीं थी, हक तो होना चाहिए लेकिन नहीं थी। अगर नेशनल स्ट्रैटेजी नहीं थी तो आपके शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं कोरोना वायरस को लीड करूंगा और मैं पाकिस्तान में आके बड़ा उन्होंने कहा था कि जी बाजार साहब कुछ नहीं करते, मैं सब कुछ करूंगा। बाजार साहब तो अपने हल्के में, अपने इलाके में और पंजाब में बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि अभी अगर आप देखें 18 अरब के उन्होंने लोकल फंड्स और स्पेशली एंटरटेनमेंट जो है फंड उन्होंने ख़त्म किया है। उन्होंने अपने फ्रंट लाइनर जो उनके डॉक्टर्स थे, जेनिटोरियल स्टाफ था, पैरामेडिकल स्टाफ थे, पुलिस थे, उन सब की डबल तनख्वाही दी है। शोहदा पैकेज का उसके लिए ऐलान किया है। 5000 वो कैश प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एहसास के फालत के प्रोग्राम पे दे रहे हैं, लेकिन इनके शहबाज शरीफ ने वर्चुअल सेशन से इनकार कर दिया। फिर इसके बाद उन्होंने नैब को एक खत लिखा कि मैं 70 साल का बूढ़ा हूं और मुझे कोरोना वायरस का खतरा है। इसका मतलब कि कोरोना वायरस का खतरा सिर्फ शहबाज शरीफ का है जिन्होंने लीड करना था कोरोना वायरस पे, और बाकी पार्लियामेंटेरियंस को या बाकी पाकिस्तान को खतरा नहीं है। तो मैं समझती हूं कि लीडर्स के बारे में तो ये बात इसलिए ना करे कि गैलप सर्वे कहता है कि 82% जो पाकिस्तानी है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बातों पे यकीन रखते हैं और उनको पता है कि जो इनकी नेशनल स्ट्रैटेजी है कोरोना वायरस के लिए वो बिल्कुल ठीक है। और जब WHO ने भी अब कह दिया है कि ये पेंडेमिक के बजाय खुदा ना खासा एंडेमिक में बदल जाएगा, ये लिवेबल है और इसको आप इसके साथ रहना पड़ेगा। आपकी इजाजत से मैं इंटरप्ट कर लूं, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। फवाद, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, मुझे आज आपकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आपकी हुकूमत का भी जो एक कन्फ्यूजन है ना उसके ऊपर भी मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपने आज एक ट्वीट की है और उसके अंदर आपने कहा ये हर्ड जो एक वो है ना कि कॉन्सेप्ट के सारों को खोल देंगे तो उससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो हर्ड इम्यूनिटी जो है हाई रिस्क है, इसमें बहुत मॉर्टेलिटी बढ़ जाएगी। कुछ वजाहत करेंगे? 3 उन्होंने 4 क्या नुकात बयान किए हैं जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं? अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये मेरी ओपिनियन नहीं है और ना ही मैं खुद को इस समझता हूँ, हेल्थ समझता हूँ कि मैं इसकी कोई ओपिनियन अपनी बना सकूं, बिकॉज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये साइंटिस्ट का, वायरोलॉजिस्ट का, रिसर्चर जो है ये उनका काम है कि वो ये करे। इसलिए हमने अपनी सुप्रीम कोर्ट ने किसी ऐसे साइंटिस्ट से ओपिनियन ली थी ये खोलने से पहले?
मुझे नहीं पता और ऑब्वियसली वी वर नॉट पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट। जो हमने बहरहाल अपनी मिनिस्ट्री के अंदर जो सेटअप बनाया है, इसमें जो पाकिस्तान के डॉक्टर तौर-ए-मान साहब इस कमेटी को हेड करते हैं, उनके साथ जो पाकिस्तान के 6-7 जो टॉप साइंटिस्ट हैं वो उनके ओपिनियन क्या फवाद सर? उनकी 2-3 चीजें हमने जो है आज डिस्कस की। पहली बात तो यह है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका ख्याल है कि अभी जो पाकिस्तान में जो पीक है कोरोना का वो टच नहीं हुआ और ये जून फर्स्ट वीक से थर्ड वीक तक जो है ये हमारा पीक पीरियड जो है वो आएगा। और वो पीक से मुराद नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हो सकते हैं पीक के वक्त? ये नंबर ऑफ पेशेंट्स विल इंक्रीज मैनी फोल्ड, लाइक 150,000 to 200,000। दिस इज द फिगर। नंबर मुझे नहीं दिया, नंबर मेरा डिस्कस नहीं हुआ, मे बी डिटेल्ड रिपोर्ट में नंबर आएगा तो मैं शेयर कर लूंगा। लेकिन अभी जो है उनका ख्याल है कि जो पीक पीरियड आएगा, और पीक पीरियड का मतलब यही है कि अभी से नंबर जो है वो बहुत ज्यादा होंगे, वो पहले वीक जून से थर्ड वीक तक होगा। सेकंड ये है कि उन्होंने कहा कि जो हर्ड इम्यूनिटी या एक इज्तिमाई मुदाफियत की जो हम बात करते हैं, ये बहुत खतरनाक बात है क्योंकि इसके ऊपर कोई थॉरो रिसर्च अभी या डाटा एनालिसिस मौजूद नहीं है। अगर हम इसमें जाएं और इससे अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा लोग जो है वो इसमें अगर वो डाटा साइंटिस्ट ने फवाद साहब इस पे नंबर्स बनाए हुए हैं, हर्ड इम्यूनिटी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर भी नंबर्स वर्कआउट किए हुए हैं कि विद लॉकडाउन इतनी, और अगर आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाते हैं तो इतनी आपकी डेथ रेट जा सकती है। उस पर कुछ बताएंगे मुझे? एग्जैक्टली ये उन्होंने इसके ऊपर बात होने की है कि अभी तक इज्तिमाई डेथ की जो पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से कोई अभी तक डाटा रिसर्च उस तरह से नहीं हुई है। इसमें जो नंबर्स हैं उनको कैलकुलेट करने की भी जरूरत है और अभी इसके ऊपर कोई बहुत ऐसी जो है अग्रेसिव स्ट्रेटजी नहीं बनानी चाहिए बिकॉज इसका बहुत जो है वो और थर्ड पॉइंट जी, एक तो हो गया जून 1 to 3 में आएगा, 1st to 3rd वीक तक पीक आएगी। थर्ड पॉइंट ये है कि हमारा जो इस वक्त तक जो 5 हमने जीनोम यहाँ पे या साख जो कोरोना की पाकिस्तान में हमने किया है, इसको हम एक्चुअली 100 के ऊपर करेंगे, बट अभी तक जो 5 हमने किए हैं उनकी साख में और ये जो हुआन का कोरोना है जो चाइना से आया है उसकी साख में कोई बड़ा फर्क नहीं आया। ये एग्जैक्टली उसका ऑलमोस्ट वही साख्त है जो चाइना में है वही पाकिस्तान में है। अलबत्ता ये चूंकि अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते इंडिया से और बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये हम 4-5 मुल्क जो है हम एक जॉइंट R&D लॉन्च कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो साउथ एशिया में ये क्यों कम है, क्योंकि उसकी भी थ्योरीज हैं डिफरेंट। कोई कहता है यंगर पॉपुलेशन है, कोई कहते हैं जी यहाँ पे वैक्सीनेशन हुई है, कोई कहता है मलेरिया की यहाँ पे दवाइयाँ हैं, लेकिन अभी तक हम इसमें कोई सब्सटेंटिव R&D लॉन्च नहीं कर सके। कंक्रीट इसके ऊपर आर्गुमेंट दस्तयाब नहीं है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आप हमारे साथ रहे। जुबैर साहब बता रहा हूँ, फवाद चौधरी साहब कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रोजेक्शन जाहिर करती हैं कि जून से पहले से तीसरे हफ्ते के दरमियान हम पीक टच करेंगे और हर्ड इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि उसके ऊपर कोई साइंटिफिक नदीम मलिक साहब इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं नदीम। एक तो ये है कि जो इस हुकूमत की जो स्ट्रेटजी जो अनअनाउंस स्ट्रेटजी रही है जिसको डिफेंड भी किया है पार्लियामेंट में बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ स्वीडन, जो वाहिद कंट्री है जहाँ लॉकडाउन नहीं लगाया गया और उसकी तारीफ की गई, उसको अप्रिशिएट किया गया और गलत रेफरेंसेस के साथ अप्रिशिएट किया गया कि जी स्वीडन में अमवात पर मिलियन जो है वो। सर किसने किया था ये कंपैरिजन? पता नहीं, ये असद चूंकि वो वाइंड अप कर रहे थे ना, बिकॉज वो स्ट्रेटजी लीड कर रहे असद उमर साहब, तो असद ने ये ब्रिटेन के साथ यूके के साथ एग्जांपल दिया जो कि गलत था। रीजन में जो उनकी कंट्रीज हैं, नॉर्वे है, डेनमार्क है और फिनलैंड है, उसमें सब में जिसमें लॉकडाउन लगाया गया जो अमवात की शरह है वो सिग्निफिकेंटली लोअर है देन स्वीडन, जहां हर्ड इम्यूनिटी के बेसिस पर उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई। और ये इसमें एडिटोरियल्स भी पाकिस्तान में आए हैं और जब आप एक उस कंट्री की तारीफ करेंगे जिस कंट्री में हर्ड इम्यूनिटी के बेसिस पर एक स्ट्रेटजी बनाई गई जो कि बैकफायर हो चुकी है और दुनिया में चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये जो भी है उसमें अप्रिशिएट नहीं किया गया। न्यूजीलैंड की हम ज़बरदस्त तारीफ करते हैं, वहाँ स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन किया था। हमारा चाइना जिसको हम बड़ी तारीफ करते हैं, चाइना में स्ट्रिक्ट
तरीन लॉकडाउन किया गया था, बट विद लिमिटेड टाइम फ्रेम। ये तो नहीं हो सकता, हम भी गवर्नमेंट की बात से एग्री करते हैं, किसी चाहे एडवांस कंट्री हो गरीब कंट्री हो। सो एक तो ये है कि कमिंग फ्रॉम फवाद चौधरी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी मस्ट लिसन टू साइंस। वो कहते हैं ना इसमें, ये दिस इज ऑल अबाउट साइंस। अगर इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू इवन जो आज का फैसला है जो कोर्ट ने किया है, तो बुनियाद तो साइंस होनी चाहिए, बुनियाद तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, बुनियाद तो स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए कि उसकी बेसिस पर आप अपनी स्ट्रैटेजी मुरतब करें। अगर आप सबको छोड़ के और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी उलमा इकराम के साथ बैठ के स्ट्रैटेजी बनाएंगे और 20 निकात का प्रोग्राम बनाएंगे, तो आई थिंक फ्लिप फ्लॉप तो होगा और खतरे से लाहक है, क्योंकि अब तो हमने और जी ज़रताज से पूछ लूँ मैं, फिर आता हूँ आपकी। ज़रताज भी आप कैसे डिफेंड करती हैं इसको? मैं तो ये समझती हूँ कि जो स्पेशली डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी इस पे रमज़ानुल मुबारक में तमाम उलमाए कराम के साथ सहरी और अफ्तार और ये जो भी उन्होंने टाइम उनके साथ सेट की, तमाम जैद उलमा बैठे। मैं समझती हूँ कि ये तो सबसे बेहतरीन स्टेप था गवर्नमेंट का कि आपने कोई चीज़ इम्पोज नहीं की और आपने SOPs के साथ अमल किया। और अभी अगर आप देखें तो हमारे जितने भी मसाजिद हैं या जितने भी हमारी माँ बारगाहें हैं जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, इवन एतकाफ़ पे भी लोग बैठे हुए SOPs के ऊपर अमल करते हैं। और उसका जो 20वां पॉइंट है, मैंने खुद सारे पॉइंट्स पढ़े क्योंकि हमने अपनी अमन कमेटियों के साथ अपने डिविजन्स में और अपने हलकों में जाके मीटिंग्स की हैं, क्योंकि लोग उलमाए कराम की सुनते हैं। तो हमने उनसे कहा कि आप जी ये लोगों को बार बार SOPs का बताएं। तो उसके 20वें पॉइंट में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि अगर आप SOPs के ऊपर अमल नहीं करेंगे, अगर आप वायलेट करेंगे तो आपको टोटल लॉकडाउन कर दिया जाएगा उस जगह को और आपसे वो राइट्स ले ली जाएंगे। उलमा इकराम ने अपील की है कि जो आखिरी दिन रह गए हैं रमज़ान के, सारे जाएं, इज्तिमाई दुआएं करें, इज्तिमात भी करें, ईद की नमाज भी पढ़ें। तो आप कॉन्शियस रहिएगा, अगर आपने रिलैक्स होना है ना तो फिर रिस्क फैक्टर बहुत है, लोगों को बचाना आपका फर्ज है। मैं कोई बात बताऊँ नदीम, आप इसलिए हुकूमत में मलिक साहब नहीं, मैं आपकी बात बताऊँ, कभी भी रिस्क फ्री सोल्यूशन नहीं होता है, हमेशा रिस्क के साथ सोल्यूशंस होते हैं। और गवर्नमेंट का काम है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रही थी, और वही कि गवर्नमेंट का काम किसी को साइको बनाना, डराना, धमकाना नहीं है। गवर्नमेंट का काम है कि अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर भी काम करे, SOPs के ऊपर भी अमल दरामद कराए, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क को भी खोले, क्योंकि इन द एंड वही बात है कि आपने अब इसके साथ रहना जब तक इसकी वैक्सीन जो है वो नहीं होती। और अब मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को इसका भी ऑर्डर मिल गया है कि पाकिस्तान उन 3 टॉप ममालिक के अंदर है जो एंटीवायरल वैक्सीन या जो भी दवाई होगी वो पाकिस्तान बनाएगा, और वो 127 ममालिक के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट भी होगा लेबोरेटरीज को एक दवाई बनाने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि हम बहुत अच्छी चीज़ों के ऊपर काम करें, लेकिन वो चूंकि मैं पठान हूँ, जगह पे फंस जाती हूँ। वो भी मुझे थोड़ी देर पहले याद आया, जुबैर साहब जो है वो उसकी बात कर रहे थे करप्शन की। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब से पूछा है कि वो 10 भैंसों का कौन सा दूध बेच के गुजारा करते हैं, पूछा नहीं इन्होंने वो शहबाज शरीफ साहब ने जनरल नैब में जवाब दिया है कि मैं 10 भैंसे जो है उसका दूध बेच के घर का गुजारा करता हूँ। जरा जुबैर साहब से पूछे तो सही ना, इन्होंने पूछा शहबाज शरीफ साहब से जवाब दूंगा, लेकिन अगर आप में हिम्मत है ना तो दोबारा पकड़ के सजा दीजिएगा, वैसे ना छोड़िएगा अगर आप में ताकत है तो। जुबैर साहब बताइए जी। एक भैंसों वाला जवाब दे रहे हैं। सोच से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी इनकॉम्पिटेंट और लैक ऑफ कैपेसिटी वाली हुकूमत नहीं आई, कोई सब्सटेंस ही नहीं होता। फवाद चौधरी ने जो बात की, कितनी अच्छी बात की, मैं अप्रिशिएट सर। वैसे उन्होंने शहबाज साहब ने कहा है कि वो भैंसों का दूध बेच के गुजारा करते हैं, वजाहत तो कर दें इसकी। कहा है उन्होंने, ये किसने कहा है? शहबाज शरीफ, एक सेकंड, शहबाज शरीफ शेयर होल्डर्स, मैं एक बिल्कुल आधा मिनट लूंगा। शहबाज शरीफ की जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, they have always been submitted over the last 3 सर उन्होंने ये वहाँ कहा कि वो भैंसों का दूध बेचते हैं और उसमें से जो इनकम आती है उससे गुजारा करते हैं, राइट जी? क्या ये बताई बात उन्होंने वहाँ पर? ये इनकी इमरान खान और ये साहब मिलके बैठ के बात करते हैं। इन्होंने कहा मैं जुबैर साहब की बातों का जवाब दूंगी। जवाब इन्होंने ये नहीं बताया कि इनके मिनिस्टर्स क्यों नहीं टैक्स रिटर्न बताएं। भैंसों वाली बात हुई है नहीं हुई, रूल आउट कर रहे हैं कि नहीं हुई? कंपनी में क्यों इन्वेस्ट कर सकते हैं? सर भैंसों की बात रूल आउट कर रहे हैं, क्या जवाब हुई कि नहीं हुई? भाई शहबाज साहब ने भैंसों की बात की? बिल्कुल भी नहीं यार। शहबाज साहब जो हैं अपने टैक्स रिटर्न्स इमरान खान की तरह नहीं, उनके टैक्स रिटर्न्स पिछले 40 साल से एक रिकॉर्ड फाइनेंशियल एसेट, रिसोर्सेज, इनकम डिक्लेयर किया गया है। सर मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर। ज़रताज गुल और जुबैर साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक ले लें, ब्रेक से बाद साहब हमारे साथ होंगे। ब्रेक ले लें।
वेलकम बैक। मारूफ नाथ खान कारी शाहिद महमूद साहब हमारे साथ हैं और हमारी दरख्वास्त पर कोई तो है जो निज़ाम हस्ती सुना रहा है। कारी साहब बिस्मिल्लाह जी। हाँ, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी, जो खाने लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा। माशाअल्लाह। अच्छा, ये तो मेरी दरख्वास्त पे थी, अब एक अपनी पसंद से भी सुना दे। चले, वो मुजफ्फर वासी साहब के एक नात है, उसके दो तीन शेर। हाँ, मुफलिसे जिंदगी अब न समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरूं, एक पत्थर को आईना गर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी जिसकी रहमत से तकदीर इंसान खुले, उसकी जानिब ही दरवाज़ाए जान खुले, जाने उम्रे रवां लेके जाती कहाँ, खैर से मुझको खैरुल बशर मिल गया, और उसका दीवाना हूँ, उसका मजजूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उससे मंसूब हूँ, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, मुझको इतना तो ज़्यादे सफर मिल गया, और जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुजफ्फर
चरागे हरम। जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुजफ्फर चरागे हरम। जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया। मुफलिसे जिंदगी अब न समझे कोई, मुफलिसे जिंदगी। ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। लेकिन उसकी चश्मे गनी रौनके जां बनी, उसकी चश्मे गनी रौनके जां बनी। छाँव जिसकी घनी वो शजर मिल गया। अब मुफलिसे जिंदगी अब न समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल